आजकल भारत की विदेश नीति को समझना एक दिलचस्प पहेली जैसा है। एक तरफ अमेरिका से गहरी दोस्ती, तो दूसरी तरफ रूस के साथ पुरानी साझेदारी, और तो और चीन के साथ इतना तनाव होने के बाद भी व्यापार चल रहा है। तो यही वो बड़ा सवाल है ना, कि कोई भी देश एक दूसरे के विरोधियों से एक ही समय पर दोस्ती कैसे रख सकता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और भारत की विदेश नीति के इस अनोखे सफर को समझते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें भारत की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को समझना होगा। एक था गुट निरपेक्षता का दौर, यानी नॉन अलाइनमेंट, और एक है आज का दौर जिसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट, यानी बहुसंरेखन। सबसे पहले चलते हैं अतीत में, उस दौर में जब गुट निरपेक्षता की नींव रखी जा रही थी। ये वो वक्त था जब दुनिया शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर में बटी हुई थी और भारत दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम NAM 1.0 भी कह सकते हैं, आखिर था क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था रणनीतिक आज़ादी। जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे वो नहीं चाहते थे कि कोल्ड वॉर के दौरान दो बड़ी ताकतों, अमेरिका वाले NATO और सोवियत संघ वाले वार्सा पैक्ट में से किसी एक का दामन थाम लें। उन्हें अपना एक आज़ाद रास्ता चाहिए था। इस आंदोलन के पीछे बड़े बड़े नाम थे। भारत से जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया से टीटो और मिस्र से नासिर। और इनके सिद्धांत भी बहुत साफ थे। दुनिया में शांति हो, उपनिवेशवाद खत्म हो और सबको आर्थिक न्याय मिले। भारत ने इसमें बहुत अहम रोल निभाया, जैसे क्यूबन मिसाइल संकट के वक्त किसी का पक्ष न लेना और एशिया अफ्रीका के देशों को एक साथ लाना। तो ये तो थी पुरानी बात। अब आते हैं आज के दौर में। दुनिया बदल चुकी है। अब ये बहुध्रुवीय है, मतलब कई ताकतें हैं। तो जाहिर है भारत की रणनीति भी बदल गई है। आज की नीति को समझने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर का ये बयान बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं, आज की रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर चुनिंदा तरीके से जुड़ना, न कि पुराने गठबंधनों में बंद कर रह जाना। मतलब साफ है, जहां हमारा हित है हम वहां हैं। तो इस नई सोच को, जिसे हम NAM 2.0 भी कह सकते हैं, अगर समझना हो तो इसके 3 बड़े पहलू हैं। पहला, दुनिया अब किसी एक सुपर पावर की नहीं है, ये मल्टीपोलर है। दूसरा, अब गठबंधन मुद्दों पर आधारित है, जैसे सुरक्षा के लिए क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, और विकास के लिए ब्रिक्स प्लस, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, भारत अब बाहरी दबाव के आगे झुकता नहीं, अपने हितों के लिए डट कर खड़ा होता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा उदाहरण है रूस के साथ S-400 मिसाइल डील। अमेरिका ने कैत्सा कानून के तहत पाबंदियों की धमकी दी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसे अपनी रक्षा के लिए जो जरूरी लगेगा वो करेगा, और सौदा होकर रहा। ये भारत की नई मुखरता का सबसे बड़ा सबूत है। और S-400 जैसा फैसला ही हमें इस सवाल पर वापस ले आता है कि भारत ये सब मैनेज कैसे करता है। एक दूसरे से मुकाबला करने वाली इन बड़ी ताकतों के बीच संतुलन कैसे साधता है। देखिए, ये एक कला है जहाँ हर रिश्ते के अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियाँ। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये भारत के इस बैलेंसिंग एक्ट को बहुत अच्छे से दिखाता है। अमेरिका के साथ हम क्वाड में नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के काटसा प्रतिबंधों और वीजा जैसे मुद्दों पर मतभेद भी हैं। चीन को देखिए, सीमा पर इतना बड़ा तनाव है। हमने उनके BRI समिट का बॉयकॉट किया, लेकिन फिर भी व्यापार चल रहा है और हम AIIB जैसे बैंकों में साथ हैं। और रूस, वो तो हमारा पारंपरिक साथी है। S-400 जैसे रक्षा सौदे भी हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रुपये रूबल में तेल का व्यापार भी हो रहा है। अब बात करते हैं एक खास मुद्दे की, और वो है चीन। खासकर हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए भारत की क्या रणनीति है। यहाँ पर ना 2 बड़ी रणनीतियों की टक्कर है। एक तरफ है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला। इसके तहत चीन हिंद महासागर में बंदरगाहों का एक नेटवर्क बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में भारत ने अपनी रणनीति बनाई है डायमंड ऑफ द इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर का हीरा। तो भारत के इस डायमंड में कौन कौन सी नगीने जड़ें हैं, चलिए देखते हैं। ईरान का चाबहार बंदरगाह, जो पाकिस्तान को बाईपास करके हमें सीधे सेंट्रल एशिया से जोड़ता है।
ओमान का दुक्म, जो हमारे नौसेना के लिए एक बड़ा अड्डा है, इंडोनेशिया का सबंग, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मलक्का स्ट्रीट के मुहाने पर है, म्यांमार का सितवे बंदरगाह, और इनके अलावा मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव जैसे देश भी हमारे रडार और नेवल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा हैं। तो चलिए भारत की इस पूरी रणनीतिक यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। देखिए, भारत की विदेश नीति का सफर कई पड़ावों से गुजरा है। नेहरू युग की नैतिक कूटनीति से शुरू होकर इंदिरा गांधी के दौर का यथार्थवाद, जहां 1971 का युद्ध और पहला परमाणु परीक्षण जैसे बड़े और कड़े फैसले लिए गए। फिर आया नरसिम्हा राव का दौर, जब अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया और लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई। और अब है मोदी युग का व्यवहारिक मल्टी अलाइनमेंट, जिसमें एक्ट ईस्ट, क्वाड और G20 नेतृत्व जैसी चीजें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत की विदेश नीति का मकसद आदर्शवाद से हटकर अब पूरी तरह से व्यावहारिक हो गया है और सीधा लक्ष्य है भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनाना, एक ऐसी ताकत जो अपने आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस अस्थिर और लगातार बदलती दुनिया में क्या मल्टी अलाइनमेंट, यानी हर किसी से अपने हितों के हिसाब से जुड़ना ही विदेश नीति का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की हर बड़ी ताकत के लिए अहमियत रखता है।